सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक ज्योग्राफी चैप्टर 7 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इससे पहले का सब कुछ कवर कर चुके हैं। बेसिकली पेज नंबर 134 तक सब कुछ कवर्ड है। यहाँ से बिगिन करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री। तो हाईटेक इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ देखेंगे हम, ठीक है। तो हाई टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में। इंडस्ट्रीज़ जो हाई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दे हैव बीन डेवलपिंग रैपिडली पिछले 20 सालों में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इन हाई टेक इंडस्ट्रीज़ की, या इंडस्ट्रीज़ के अंदर हाई टेक्नोलॉजी है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली, एडवांस साइंटिफिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे किया जाता है, फिर उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो है आपके टेक्नोलॉजी जो है वो आती है। इस इंडस्ट्रीज़ में हाईली स्किल्ड और स्पेशलाइज प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं। वाइट कॉलर जॉब्स जो होती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। एंड देयर नंबर इज़ मोर देन द एक्चुअल प्रोडक्शन वर्कर्स। तो वाइट कॉलर वर्कर्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू योर ब्लू कॉलर वर्कर्स इनमें हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में। सम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं इस हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, रोबोट्स हो गए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD जिसको बोलते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स फॉर मेटल स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, केमिकल्स एंड मेडिसिन, ये सब यहाँ से आपको बन के मिलता है। ये जो न्यू इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ का, कोई स्मोक नहीं मिलता यहाँ पे, चिमनीज़ नहीं है, ह्यूज अगली बिल्डिंग्स नहीं है, फैक्ट्रीज़, वेयर हाउसेज, गार्बेज डंप्स जो है नहीं है, बट उनकी जगह जो है मॉडर्न, क्लीन और स्मार्ट डिज़ाइनर आपके लोकेशंस हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मशीन रेडी ऑफिसेज जो कि समझ आ गया आपको बात, ठीक है। ये सब मतलब काफ़ी एडवांस सिस्टम आपको इन हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़, हाई टेक इंडस्ट्रीज़ में जो है मिल जाएगा। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं रैपिडली अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करती हैं अकॉर्डिंग टू दी डिमांड जो चेंज हो रही है धीरे धीरे मार्केट में, ठीक है। और इसी कारण इसके उत्पाद जो हैं बेसिकली वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि मार्केट की डिमांड चेंज होगी तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं है कि भाई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो यही बनाते जाएंगे हमेशा, नहीं, चेंज होते रहेंगे इनके प्रोडक्ट्स भी, ठीक है। और जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें जो मोबालिटी होती है वर्कर्स की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है दे आर सेंसिटिव टू हायर अर्निंग्स, राइट। जो मोबालिटी है वर्कर्स की इन टाइप के इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी हाई होती है, क्योंकि जो आपकी योग्यता है, ठीक है, और जो अनुभव है उसकी वजह से अधिक आय मिलती है इन वर्कर्स को, और बेटर अर्निंग्स हैं तो बेटर फैसिलिटीज़ हैं, बेटर सोशल स्टेटस है, तो इस टाइप के वर्कर्स यहाँ पे मिलेगी। मोबालिटी वर्कर्स की हाई होती है, लेबर की मोबालिटी हाई होती है इन इंडस्ट्रीज़ में। फिर उसके बाद आजकल की जो कंज्यूमर कल्चर चल रहा है, उपभोक्ता संस्कृति जो है आजकल की, राइट, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से बिकते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के। एग्जाम्पल, जो कंजप्शन की सेल है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे। अगर हम देखें 1970 और 2000 के बीच में, तो नंबर ऑफ़ पीपल वर्किंग इन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो है यूनाइटेड स्टेट्स में वो इंक्रीज़ हुआ है 50% से, ठीक है। 4 गुनी वृद्धि हुई, 4 गुना वृद्धि बेसिकली इसके अंदर हुई है, ओके। फिर देखो अब आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन, राइट। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो लोकेशन में फॉर दीज हाईटेक इंडस्ट्रीज़, वो क्या है ज़रा वो देख लेते हैं अब हम। तो पहली तो आपकी क्या आ गई, लाइट इंडस्ट्रीज़। तो जो ये लाइट इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो अधिकतर कच्चे माल की जगह है, जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक है, वहाँ पर ये आपको लगेंगे। मतलब बेसिकली एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा गलत पढ़ लिया शायद मैंने हिंदी का, ठीक है। तो क्या मतलब है कि भाई जो लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं ये मोस्टली सेमी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड गुड्स, प्रोसेस्ड गुड्स को यूज़ करती हैं प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल्स को यूज़ नहीं करती, ठीक है। फिर जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ये साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टाइज पर डिपेंड करती हैं, तो दे आर यूजुअली इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ के पास या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पास में, विश्वविद्यालयों के पास यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, राइट। और एनर्जी जो है इन इंडस्ट्रीज़ के लिए इट इज़ सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द नेशनल ग्रिड। तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इन इंडस्ट्रीज़ को जो है मिलती है। जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, महानगरीय क्षेत्र जो है जिसके अंदर फेवरेबल क्लाइमेट है, वो बेसिकली सूटेबल एरियाज़ हैं इन इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो सोशल और बेसिकली सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं,
कल्चरल एक्टिविटीज़, साइंटिफिक एक्टिविटीज़ जो होती है ना इन क्षेत्र में आपके, इन बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, उनकी वजह से जो ये हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर होती है। जो ये एक्टिविटीज़ हैं इनडायरेक्टली इन हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इन इंडस्ट्रीज़ का वो छोटा होता है, जैसे कि सिम कार्ड वगैरह हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होता है, ठीक है। सो हेंस जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं दे कैन बी सेट अप इन पॉल्यूशन फ्री रेजिडेंशियल एरियाज़ नियर रोड रूट्स के पास में जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं पॉल्यूशन रहित जो है उनके निकट इनको बनाया जाता है हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करने की मेंटलिटी, बेसिकली जो ये हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, जो ऑनर्स हैं, उनकी मेंटलिटी ये होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस चाहिए है, तो हमें बहुत आगे निकलना है। तो जो मेंटलिटी होती है, ठीक है, कि भाई हमें कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के आगे निकलना है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती रहती है ये हाईटेक इंडस्ट्री, ठीक है। और जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, मैनेजर्स है, फाइनेंस एक्सपर्ट्स रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं जो इन नई नई इंडस्ट्रीज़ के, वो इसलिए स्ट्रेस रहते हैं क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ का मेन फोकस है कि भाई अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलना है, सबसे ज़्यादा आगे निकलना है। तो स्ट्रेस फ्री और बैलेंस बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि भाई जो ये कंपनीज़ जहाँ पे हैं, हाईटेक इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा हो, पीसफुल हो, ग्रीन, इफेक्टिव, प्लेजेंट हो। तो ये इंडस्ट्रीज़ प्लेजेंट प्लेसेस पे जो है होती है, ठीक है। फिर जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ये दे कैन नॉट सर्वाइव जब अगर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनके पास नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। हाई क्वालिटी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़रूरी है ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज़। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़, हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के, बेसिकली कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर है, टेलीकम्युनिकेशन है, फिर आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, फिर टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है, एयर स्पेस, मिलिट्री इक्विपमेंट है, आइटम्स यूज इन कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, इलेक्ट्रिक स्टोव्स हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट है। फिर यहाँ पे आपका जो होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर आपका ये, ठीक है, कलर और मोनोक्रोम टेलीविज़न रिसीवर्स हो गए, रेडियो रिसीवर्स हो गए, फिर आप क्या कहते हैं वीडियो कैसेट रिकॉर्डर हो गए, ठीक है, फिर ऑडियो टेप रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड प्लेयर है, हाई फाई इक्विपमेंट, टोन मेकर्स और एम्पलीफायर्स जो हैं वो हो गए, पॉकेट कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स है, बायोटेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है टेक्नोपोल्स। तो एक टेक्नोपोल जो है बेसिकली एक प्लान डेवलपमेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज इन अ कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया के अंदर हम जो प्लान करते हैं ना कि इस एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, नई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए जो प्लान करते हैं हम, प्लान डेवलपमेंट जो है उसको हम टेक्नोपोल बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्नोपोल्स के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स हो गए, आपके साइंस सिटीज़ हो गई, विज्ञान नगर जो होते हैं साइंस सिटी हो गई, बाकी कुछ आपके जो उच्च तकनीकी औद्योगिक स्कूल शामिल किए जाते हैं। तो इस टेक्नोपोल्स में क्या क्या हो गया आपका, साइंस सिटीज़, टेक्नोलॉजी एंड साइंस पार्क्स, हाईटेक इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्सेस, ये चीज़ जो है आपकी टेक्नोपोल्स में इंक्लूड होती है। हाई टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और टेक्नोलॉजिकल पार्क्स जो है, सो दे एक्चुअली कॉम्पेल्स इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज जो स्पेसिफिक पर्पस पे बेस्ड रहती हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी पार्क हो गए, ठीक है, हाई टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ये बेसिकली सिटीज़ के आउटस्कर्ट में होते हैं, ठीक है। सच एग्जाम्पल्स आर फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज़, इवन इंडिया में भी इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो पार्क्स हैं इन आउटलाइन एरियाज़, इनकी फॉलोइंग एडवांटेजेस होती हैं इन कंपैरिजन टू इनर एरियाज़, यानी कि जो आपके ये टेक्नोपोल्स हैं, ये जो नगर है उसके बाहर अगर लगाएं तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं इन कंपैरिजन टू अगर इनको नगर के अंदर लगाएं। तो ये क्या एडवांटेजेस हैं ये देखते हैं। तो जो लैंड प्राइसेस हैं वो रिलेटिवली चीप होते हैं, ठीक है, बाहर वाले रीजन्स में। तो एक मंजिल कारखाने भी बनाए जाते हैं वहाँ पे, एक मंजिल की फैक्ट्रीज भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर जो ये नगर के आसपास है, जो भविष्य में भी विस्तार के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ बना रहे हो, मान लो आपकी इंडस्ट्री इतनी है, बाद में आपको इतनी बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि खाली लैंड पड़ी होगी आउटस्कर्ट्स पे, इन कंपैरिजन टू इनर एरियाज़ एडवांटेज पड़ रहे हैं। प्रमुख सड़कें और जो रेल मार्ग हैं वहाँ की सुविधा होती है, भाई यही आसपास लैंड रूट्स होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर नगरीय
सीमांत पर, जो ये नगरीय सीमांत है बेसिकली, पर आधारित हरित क्षेत्र में अव्यवस्थित होने के कारण भौतिक पर्यावरण सुखद है, वे आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो प्लेजेंट है और अट्रैक्टिव है ड्यू टू द सिटी बीइंग लोकेटेड मेनली इन द ग्रीन एरियाज ऑन द आउटस्कर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आउटस्कर्ट्स में ग्रीन एरियाज़ हैं, तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है आपका अगर देखें। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट जो है। लेबर इज सप्लाइड बाय पीपल हु माइग्रेट टू द सिटी फ्रॉम नियर बाय सेटलमेंट। अब ये सिटी है, बाहर से अगर कोई लोग आ रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो उनको पता लगेगा कि भाई इंडस्ट्री है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है इससे। ठीक है, even before the industries are set up, there gets developed and all types of communication, transport and civic amenities become available। अब भाई एक रूरल गांव है, गांव के बाहर आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो गांव में भी जो डेवलपमेंट होगी उसकी वजह से। ठीक है, तो ये 6 एडवांटेजेस पढ़ ली। अगर हम आउटस्कर्ट्स पे इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, टेक्नोपोल्स खोलते हैं इन कंपैरिजन टू द इनर एरियाज़। अब कैम्ब्रिज जो है आपका, कैम्ब्रिज साइंस पार्क इंग्लैंड में। भारत में जो आपका टेक्नोलॉजिकल पार्क है बेंगलोर में, इंडिया में बेसिकली। गुड़गांव में आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। मानेसर में आपका इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, ठीक है, IMT है। तथा तिरुवनंतपुरम जो है वहाँ पे आपका टेक्नो पार्क है। ये कुछ इसके क्या है, टेक्नोपोल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं हमें, कितने इसमें हमें जो पॉइंट्स पढ़ने हैं बेसिकली आपके ये 7 पॉइंट है, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि भाई जो ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं जो पहले के टाइम पे थे, कि भाई इन फैक्टर्स के हम देखते हैं, अगर इन फैक्टर्स पे चेकलिस्ट बनती जा रही है तो उस लोकेशन पे हम इंडस्ट्री लगा देंगे। लेकिन अब जो है नए नए फैक्टर्स आ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इस देश में हमें, इस जगह पे हमें इंडस्ट्री लगानी चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं विच अर्लियर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, दे हैव बिकम लेस डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज इन द फ्यू ईयर्स। सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो इन देशों में जो वेस्ट है गुड्स का वो इंक्रीज़ हुआ है रिसेंट ईयर्स में। वेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए रिसाइकलिंग ऑफ सब्सटेंसेज और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे गए हैं। ग्रीन एनर्जी, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी में चीज़ें ढूंढी गई हैं और रिसर्चेज वगैरह जो है वो किए गए हैं रिसेंट ईयर्स में। रॉ मटेरियल्स में जो है अल्टरनेटिव्स उसको हम ढूंढ रहे हैं, और रॉ मटेरियल्स की जो बेसिकली क्या कहते हैं क्षमता है, उसमें एफिशिएंसी जो है रॉ मटेरियल की वो इंक्रीज़ हुई है। इसकी वजह से जो हम धीरे धीरे सोचते हैं कि भाई इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए इन्वायरमेंट का और रिसोर्सेज का। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स जो है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में अब वो आने लग रहे हैं। ठीक है, और लकड़ी काटने जैसे खनन, माइनिंग जो है आपकी, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जैसे जो ये बेसिकली आपकी जो ये 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, ये बेसिकली पहले के टाइम पे इनको माना जाता था कि ये की इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, लेकिन सिर्फ इनकी वजह से होती है, पहले माना जाता था। लेकिन आजकल इन इंडस्ट्रीज़ का इतना ज़्यादा महत्व नहीं आया है, नई नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं देशों में। तो जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं बेसिकली मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में, वो हम समझ सकते हैं अगर हम W. एलोन्जो के व्यूज़ पढ़ें, इनके विचारों को अगर हम समझें तो हम समझ जाएंगे कि भाई क्या बेसिकली चेंजिंग ट्रेंड्स हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के वर्ल्ड में। 1980 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था 5 बेल्स शेप। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या डेवलपमेंट की प्रोसेस हुई है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप करा था। ये मानते हैं कि डेवलपमेंट के पीरियड के टाइम पे बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, एंड फर्स्ट फ्रॉम अ क्रिसेंट एंड देन अ ट्रफ। ठीक है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, पहले वो क्रिसेंट बना रहे हैं फिर वो ट्रफ बना रहे हैं। बेसिकली ये क्रिसेंट है फिर ट्रफ बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने समझाया कि पहले ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन थी इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, फिर उसके बाद आर्थिक मतलब पहले क्या होता है, मतलब इन्होंने क्या समझाया इस ट्रस्ट एंड ये 5 बेल्स शेप के अकॉर्डिंग, क्रेस्ट एंड ट्रफ जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या समझाया है कि पहले क्या होती है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगती है, उसके बाद उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, उस एरिया में आर्थिक विकास होता है उस एरिया का, उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी जो है वो अकर करती है उस एरिया में। ठीक है, उसके बाद रीजनल इनइक्वालिटी अकर करती है। ठीक है, फिर जो है जो बेसिकली आपका जो ये एरिया है, ठीक है, जो ये कॉन्सेंट्रेशन हुए हैं इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन जो हैं बेसिकली वहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखती है, और उसके बाद क्या होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। तो ये बताते हैं कि एक जगह इंडस्ट्री लगती है तो उसमें क्या डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो बताते हैं अपनी 5 बेल्स शेप थ्योरी के अकॉर्डिंग। कौन? W. एलोन्जो
1980 में बताते हैं ये, तो समझ लेना इसको थोड़ा डिटेल में। चैट जीपीटी पे सर्च मारे ना 5 बेल शेप क्या है डिटेल में इन इजी लैंग्वेज, चैट जीपीटी पे लिखना कि एक्सप्लेन 5 बेल शेप्स इन इजी लैंग्वेज, इजीली आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि क्या इसके अंदर था एक्चुअल में। ठीक है, 5th पॉइंट के अंदर क्या है कि जो पीरियड है इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का वो 1980 के बाद शुरू होता है। इसकी वजह से जो शिफ्ट हुई है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ थी, तो this led to the shift in which developed countries remained high technology industries and shifted low technology labor intensive units to poor countries। ठीक है, तो भाई जो शिफ्ट हुआ है ना ये इंटरनेशनल आपका लेबर डिवीज़न जो हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन जो हुआ है, इसकी वजह से जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड देशों में रह गई और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें टेक्नोलॉजी कम है, लेबर ज़्यादा है, वो गरीब देशों के पास चली गई। ठीक है, इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा था, न्यू इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, नई नई कंट्रीज़ में नए नए सेंटर्स बन रहे थे, यहाँ पे डिमांड कम थी, मार्जिनल एरिया से बन रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्राज़ील जो है पहले वो माइन आयरन और इंडस्ट्री था, द रिजल्ट ऑफ दिस शिफ्ट वॉज दैट अर्लियर ब्राज़ील यूज टू माइन आयरन और टू मेक स्टील इन जर्मनी एंड टुडे ब्राज़ील मेक स्टील इट हैव टू इम्पोर्ट आयरन और फ्रॉम जर्मनी। ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि पहले जो ब्राज़ील है वो आयरन और को माइन करता था स्टील बनाने के लिए जर्मनी में, और आज जब ब्राज़ील स्टील बनाता है तो उसको आयरन और इम्पोर्ट करना पड़ता है जर्मनी से। इफ़ जर्मनी कैन मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लाइक कार्स और ट्रक्स देन जर्मनी विल मेक इंजीनियरिंग गुड्स लाइक कार्स और ट्रक्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। 6th पॉइंट के अंदर क्या बता रखा है कि another trend of change is that instead of big factories small factories are set up basically इन लार्ज एरियाज़। उसका एम है रीजनल इनइक्वालिटी को ख़त्म करना डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक नया ट्रेंड है इंडस्ट्रीज़ में। 2 टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन है या फिर क्या है फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन है। तो दोनों मेथड पॉपुलर हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, और ये दोनों को हम क्या कहते हैं बेसिकली पोस्ट फॉर्डिज्म बेसिकली इनको हम कहते हैं, इन दोनों को फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन को। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इन मेकिंग गुड्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स एंड मशीन्स। ठीक है, डिज़ाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी मेड बाय कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड वेन एवर देयर इज अ चेंज ऑफ द डिमांड तो कंप्यूटर का यूज़ करके तुरंत हम वस्तुओं का डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो कंपटीशन में रहेगा, सिर्फ डिज़ाइन हम चेंज कराएं में। ठीक है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती इसको चेंज करने में, तो प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली वो नहीं बिकता मार्केट में, डिमांड कम हो गई, जो हाउस है जो फैक्ट्री है वो भी गिर जाती। ठीक है, तो सिंपल शब्द में अगर देखें इट इज़ जस्ट इन टाइम, इट इज़ अ जस्ट इन टाइम सिस्टम in which various components of production are not stored in large quantities in the factory but only the quality required to be produced in the next few hours is ordered by hand from nearby factories। टोयोटा कार्स जापान जो है वो इसी मैनर में प्रोडक्शन करता है, ये नहीं बहुत सारा बना के रख दिया स्टोर कर लिया, नहीं, टाइम के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से आप बना रहे हो और साथ साथ आप चेंजेस लेके आ रहे हो। तो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन आप लोग क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली कर रहे हो। ठीक है, फिर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन इन एन इलास्टिक सिस्टम होता है, राइट। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे इस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हो कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो एक इलास्टिक सिस्टम में, तो उसका एक लाभ ये है कि जो ख़राब उत्पाद है उसे जल्दी से पकड़ा जाता है। ठीक है, इसमें ना केवल जो क्वालिटी है उस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं बल्कि समय और सामान की बर्बादी जो है वो भी रुकती है इस कारण। ठीक है, जैसे टॉप बिजनेस हाउसेस जो हैं समय को पैसे से भी ज़्यादा कीमती मानते हैं क्योंकि आधुनिक प्रबंधन का मंत्र है हर चीज़ जस्ट इन टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं, परफेक्ट ऑर्डर में, जिसमें गलती का मतलब ही ना हो। तो जो वस्तु या व्यक्ति समय पर नहीं है तो वो ना होना ही बराबर है। ठीक है, अगर अभी भाई हॉस्पिटल में आप गए हो और वो जो दवाई आपको चाहिए वो ना हो तो क्या फ़ायदा है, राइट। तो टॉप बिजनेस हाउसेस मानते हैं कि भाई टाइम ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसमें ना केवल उत्पादन की मात्रा व उसके प्रकारों में लॉच होता है बल्कि वस्तु सूची या फ़र्द बनाने की लागत भी कम आती है बेसिकली। ठीक है, तो क्या बात कही गई है इसके अंदर कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी वजह से सिर्फ क्वालिटी और टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की, जो स्टॉक की, उसमें भी कम पैसे लगते हैं। यहाँ तो फ़ायदा होता ही होता है, यहाँ पर भी फ़ायदा होता है। ठीक है, 6th पॉइंट के अंदर क्या बता रखा है कि जो इलास्टिक सिस्टम है प्रोडक्शन का
डेफिनेटली डिपेंड करता है ना नेटवर्क ऑफ फैक्ट्रीज इंटरलिंक बाय ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली। ठीक है, 7th पॉइंट के अंदर क्या है कि जो सिस्टम है इट हैज़ डेफिनेट स्पेशल फॉर्म इन विच डिपेंडेंट एंड एलाइड ऑक्यूपेशंस टुगेदर फॉर्म एन इंडस्ट्रियल एरिया। तो भाई एक जो सिस्टम है ये आपका ठीक है, क्या हो रहा है बेसिकली जो ये सिस्टम है आपका, इस सिस्टम के अंदर डिपेंडेंट और एलाइड ऑक्यूपेशन साथ साथ हो रही है। इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री भी है और उसके में जो सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं वो भी आसपास के एरियाज़ में ही आपको मिल जाएंगी। तो ये था फ्लेक्सिबल क्या प्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो जो अभी हमने पढ़ा है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, एक सिंपल एग्जांपल है वर्टिकल लिंकेज का, इन विच देयर आर प्रोड्यूसर्स ऑफ कंपोनेंट्स एट फर्स्ट लेवल, फिर इसको असेंबल कर रहे हो सेकंड लेवल पे। ठीक है, तो ये बेसिकली हो रहा है कि इसमें फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन में। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन की तो इसकी एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन सिस्टम है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लिंकेज होती है। तो इसके अंदर लिंकेज हो रही है हॉरिजॉन्टल, प्रोडक्शन में हो रही थी वर्टिकल लिंकेज। ठीक है, इसमें क्या होता है बहुत सारी फर्म सेम टाइप की इंडस्ट्रीज़ की एंगेज होती है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने में। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन कैसे आती है, वर्क को आप डिस्ट्रीब्यूट करो डिफरेंट फर्म्स में कि भाई अगर कुछ प्रोड्यूस करना है तो एक फैक्ट्री ये काम कर रही है, एक फैक्ट्री ये काम कर रही है, तीसरी फैक्ट्री में दोनों काम जुड़ रहा है तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये वर्टिकल चीज़ें हो रही है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन में। फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आया। अगर एक कंपनी अनेबल टू फुलफिल अ वेरी लार्ज ऑर्डर ऑफ एनीथिंग तो इट कंप्लीट्स द ऑर्डर बाय टेकिंग गुड्स फ्रॉम द अदर कंपनीज लाइक इटसेल्फ। इन दिस वे एक फर्म जो है सब कॉन्ट्रैक्ट विद अदर फर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगेन बता रही हूँ ChatGPT पे लिखना कि भाई डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन इन ईजी वर्ड्स। आपको बहुत ईजी वर्ड्स में डेफिनेशन मिल जाएगी, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी चाहते हो तो ये हो जाएगा। तो अब आज की वीडियो में 2 मैंने आपको होमवर्क दिए हैं ChatGPT पे सर्च करने के लिए, फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन और फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन के बारे में, और एक और दिया था 5 बेल्स शेप को ईजी लैंग्वेज में पढ़ने में। ठीक है, वो पढ़ना, एंड डाउट हो तो मेरे से कमेंट से पूछ लेना। सबसे पहले ये देखो क्या लिखा है, कंप्यूटर में बनाए गए डिज़ाइन को CAD दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस कहा जाता है। और फिर 19वीं शताब्दी के कुछ कारखानों में हज़ारों श्रमिक कार्य करते थे। तो 19th सेंचुरी में फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में जो है हज़ारों लेबर्स काम करते थे। एग्जाम्पल दे रखा है फिर इसमें डगलस लॉन्ग बीच के वायुयान कारखाने में। ठीक है, तो डगलस जो एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का नाम दे रखा है, ये कहाँ पर है जो मेरे को कमेंट में बता दो। तो इस कारखाने में 1 लाख श्रमिक व चीन के, तो जो ये कारखाना है इसके अंदर 1 लाख वर्कर्स काम करते थे। ये कारखाना कहाँ है कमेंट में बता दो। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, 2 पूछ लिए, तीसरा ये हो गया, कमेंट में बता देना ये कहाँ पर है। 3 होमवर्क दे दिए। फिर अगर हम बात करें चाइना के हियनशान जो रीजन है वहाँ पे जो स्टील फैक्ट्री है उसमें 2 लाख से अधिक लोग कार्यरत थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रखा है सिंपल सा। अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं। अच्छा, 3 होमवर्क दे दिए, एक होमवर्क और देती हूँ 4th। सर्च क्या अब करो आप किसके बारे में, पोस्ट फॉर्डलिज्म के बारे में ChatGPT में ईजी वर्ड्स में क्या होता है आसानी से समझो। फिलहाल मैं आपको जो ये बॉक्स है ये करा देती हूँ। इस बॉक्स में दे रखा है कि भाई फॉर्डिज्म क्या होता है और पोस्ट फॉर्डिज्म जो है वो क्या होता है। एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। आई डोंट अंडरस्टैंड ये कैमरा क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा है गाइज। तो आई डोंट नो क्लियर है नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहा। मैं काफ़ी ट्राई कर चुकी हूँ कैमरे को एडजस्ट करना। अगर मैंने इसे वीडियो बंद कर दी तो फिर ये इतना पार्ट रह जाएगा, तो एडजस्ट कर लेना आप इसको। ठीक है, बुक में देख लेना, बाकी मैं इसको रीड कर दूँगी तो समझ में आ ही जाएगा। तो इसने बोला है कि क्या होता है फोर्डवाद, फोर्डीवाद और उत्तर फोर्डीवाद। ठीक है, तो जो हेनरी फोर्ड थे वो ऑनर थे वर्ल्ड फेमस अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड। सबने सुना ही होगा फोर्ड का नाम। तो जो फोर्ड कार कंपनी है उसके जो ऑनर थे वो कौन थे, हेनरी फोर्ड थे। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ही गेव फॉर डेवलपिंग द कार इंडस्ट्री इन अमेरिका हैड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर कार इंडस्ट्री को डेवलप करना है अमेरिका में तो इनका कॉन्सेप्ट था कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, फाइन डिवीजन ऑफ लेबर हो, हाई लेवल प्रोडक्शन हो। तो ये मेन फीचर्स थे। तो जो ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन था जिसके अंदर क्या है बेसिकली बड़े पैमाने का उत्पादन और डिवीज़न ऑफ लेबर और उच्च स्तरीय उत्पादन। तो ये जो 3 विशेषताएं हैं, तो जो ये आपका प्रोसेस था, मेथड था प्रोडक्शन का, इसको फोर्डिज्म बोलते थे, विच सर्व्ड एज द मॉडल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, जो 20th सेंचुरी का लास्ट फेज था उसके अंदर फोर्डिज्म को नहीं फॉलो करा गया। इसके विपरीत जो कॉन्सेप्ट है, अनदर मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आने लग रहा था, जिसको बोलते हैं इलास्टिक प्रोडक्शन, लोचदार प्रोडक्शन।
इलास्टिक प्रोडक्शन, इसके अंदर क्या था कि गुड्स जो हैं उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में ऑर्डर करा जाता था, स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करा जाता था, सो दैट एक्सपेंसेस भी कम हो, डिफेक्ट्स भी रिड्यूस हो और गुड्स जो है वो भी अच्छी क्वालिटी के हों। तो ये जो पॉपुलर मेथड है प्रोडक्शन का, डेवलप्ड कंट्रीज़ में फॉलो करने जाने लग गया था बाद में, इसको कहते हैं पोस्ट फॉर्डरलिज्म, पोस्ट फॉर्डिज्म। तो फॉर्डिज्म एंड पोस्ट फॉर्डिज्म दोनों अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये क्लियर नहीं होगा आपको, लेकिन इसकी एक एक लाइन मैंने आपको समझा दी है, तो अगर रीड ना भी करो ये वाला बॉक्स तो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो कर चुके हैं हम। फिर नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से बिगिन करेंगे।